नमस्कार, बुक्कल सर स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर लर्नर, आज आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। बहुत लोग जो है धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और उनका मुझे मैसेज भी मिलता है और उनके मैसेज की वजह से मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और इसी वजह से हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, हम 11th क्लास के अंदर नई यूनिट शुरू कर चुके थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बताया था और फोर्स के कंसेप्ट को समझा था हमने। तो आज हम उसी के आगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो इनर्शिया आपने स्टडी किया था एक्चुअल में वही जो है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है हमें क्या बोलता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारा रेस्ट में है तो उसकी एक खुद की प्रॉपर्टी है, वो हमेशा रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। और जब वो अगर मोशन कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन अगर कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी लाइफ के अंदर अगर आप देखो, चाहे हमें कार में बैठे हैं तो सीट बेल्ट बांधना हो तो वो भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ वहां पे एक्ट करता है, जिसके चलते हमें सीट बेल्ट जो है बांधना नेसेसरी है, कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा बस में हम जो है चल रहे हो तो उस दौरान भी हमें यही सब चीज देखने को मिलती है कि चलती हुई बस में अचानक से ब्रेक लग जाए तो हम सारे के सारे हमें एक जर्क लगता है आगे की तरफ, वो भी किसकी वजह से? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की वजह से। और हमें जो है क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम पे मोशन में थी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो एकदम से रेस्ट में नहीं आ पाती। तो अगर जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है एक बार मैं बता देता हूं, उसके बाद हम इसके और कंसेप्ट को समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, none of the object is able to change its state itself until or unless an external force is not applied। ठीक है, जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल एफर्ट्स नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स हम अगर नहीं लगाएंगे तो वो अपने आप से अपनी स्टेट चेंज करने में मतलब ये कह सकते हैं कि असमर्थ है, अपने आप से अपनी वो स्टेट चेंज नहीं कर सकता। तो अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ ये है, इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, या इसको दूसरे वे में ये भी लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट एंड इफ इट इज इन मोशन देन इट विल ट्राई टू रिमेन इन मोशन अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। ओके, सो इसी के बेस पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जैसे सपोज करो कि एक बड़ा सा ब्रिज है, एक बड़ी ट्रेन जो है एक बड़े ब्रिज के ऊपर से जा रही है। ठीक है, ये कोई ट्रेन है और यहाँ पे इसके ठीक नीचे जो है, पुल के ठीक नीचे जो है पानी बह रहा है। ये ट्रेन जो है इस तरफ जा रही है। यहां से किसी बच्चे ने एक कॉइन जो है नीचे गिराया। ठीक है, एक कॉइन जो है यहां से नीचे ड्रॉप किया, तो उसका पाथ ये होगा, ये होगा, ये 1, ये 2 या फिर ये 3। कौन सा पॉसिबल है? ठीक है, क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। एक ट्रेन है और वो सपोज करो इस तरफ जा रही है और ऊपर से एक कॉइन जो है गिराया जाता है नदी के अंदर। उस कॉइन की जो डायरेक्शन होगी गिरने की वो ये होगी, 1 होगी या सेकंड वाली होगी या थर्ड वाली, कौन सी हो सकती है? अगर आपको आंसर ये है तो ये गलत है, अगर ये है ये भी गलत है। इसका आंसर ये थर्ड है।
ठीक है, क्योंकि कॉइन भी इस ट्रेन के अंदर मोशन कर रहा था, वो एकदम से रेस्ट में नहीं आएगा। जैसे ही आप उसको ड्रॉप करोगे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होगी, इसीलिए उसका पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और डियर स्टूडेंट, जैसे आप सीट बेल्ट बांधते हो, उसमें भी क्या है, ब्रेक अगर कार में लगाया जाता है तो उसके बिहाफ पे आप देखते हो कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हमारी बॉडी आगे की तरफ मूवमेंट करती है। कार की अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो कोई एक्सीडेंट जो है ना हो जाए, कि आपकी बॉडी जो है बाहर जाके ना गिरे ट्रेन अपनी कार से, तो इसलिए सीट बेल्ट बांधने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ। जैसे आपने एक और एग्जांपल देखा हो, ये मान लिया एक हमारे पास कोई ग्लास है और सपोज करो इसके ऊपर एक हमने कार्डबोर्ड जो है रख रखा है। ठीक है, इस कार्डबोर्ड के ऊपर आपने एक कॉइन रख दिया, इस कार्डबोर्ड के ऊपर आपने क्या रख दिया, एक कॉइन। और जैसे ही इस कार्ड को आप क्या करते हो, फ्लिप करते हो ऐसे। ठीक है, इस तरीके से फ्लिप करते हैं, तो जैसे ही फ्लिप करोगे, फ्लिप करते ही क्या होगा, ये कार्ड तो आगे चला जाएगा और कॉइन जो है इसके अंदर गिर जाता है। ठीक है, ये भी किस वजह से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की वजह से, क्योंकि जो कॉइन है वो एकदम से मोशन में नहीं आ सकता, इसीलिए वो इसके अंदर गिर जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ पे जाएं, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इसको समझते हैं। मोमेंटम लीनियर ही क्यों बोला गया, क्योंकि एक और मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, वो हम रोटेशनल मोशन के अंदर स्टडी करेंगे। तो अभी हम लीनियर मोमेंटम का ही कंसेप्ट समझते हैं। लीनियर मोमेंटम से हमारा क्या मतलब है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम होता है। दैट इज, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं है, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या था, फोर्स था। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या था, फोर्स। ये मास इंटू वेलोसिटी है। सो P इज इक्वल टू m इंटू v, हमारा जनरल फॉर्मूला ये है। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मेजर किस में करेंगे, इसको मेजर करते हैं, मेजर्ड इन kg मीटर पर सेकेंड में, kg मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं। या इसके अलावा इसको हम मेजर करते हैं न्यूटन सेकेंड में। ठीक है, न्यूटन सेकेंड में भी इसको मेजर कर सकते हैं। ये लीनियर मोमेंटम है हमारा। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम में अगर आपको पॉइंट नोटिस करो तो वो ये है कि P जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड P इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ऐसे। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर हम ये कहें कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, यानी जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो मोमेंटम भी इंक्रीज होता है। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि हमारे पास में, इस केस में हम ये कहें कि अब की बार जो है, जैसे यहां पे आपने मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कहा जब हमारा v क्या हो, कांस्टेंट हो, और यहां पे हमने किस चीज को कांस्टेंट किया, मास को कांस्टेंट किया। ठीक है, मास को कांस्टेंट किया। अगर हमारा p कांस्टेंट हो, p इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, तो ग्राफ जो है हमारा क्या बनेगा, इससे देखिए v इज इक्वल टू आ जाएगा p डिवाइड बाय m। तो इससे आप लिख सकते हो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यानी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, ये ग्राफ बनेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये याद रखना ऐसे। ठीक है, इसमें हम ये v और ये m, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। चलो, ये चीज तो हमें समझ आ गई, मोमेंटम क्या है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है ये भी हमें समझ में आ गया। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू m इंटू v, ये ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो, अब हम मोमेंटम का कंसेप्ट वैसे समझ गए हैं क्या है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं। भाई, एक
बाइक आ रही है, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे बाइक आ रही है, बिल्कुल ही धीरे धीरे, यानी आप उससे ज्यादा तेज आप खुद चल रहे हो और वो आपसे आकर के टकरा जाए, आप बचा लोगे अपने आप को, ठीक है। लेकिन अगर उस बाइक की धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते चले जाए और अल्टीमेटली एक स्पीड ऐसी हो जाती है कि वो अगर आपसे टकरा जाए तो एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? बाइक तो वही रही, उसका मास भी वही रहा हर एक केस के अंदर, लेकिन हर बार अब क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से ऐसा कुछ हुआ, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होने से हमारा मतलब क्या है, मोमेंटम इंक्रीज हुआ, ठीक है। जैसे मान लिया एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास में कोई ट्रक है, ये खाली ट्रक है और इसकी स्पीड सपोज करो v है। अगर मैं यहां से इस पे ब्रेक अप्लाई करूं तो ये लगभग जो है इस s डिस्टेंस पे जाके रुक जाता है, ठीक है। अब ये लोडेड ट्रक है, लोडेड ट्रक मतलब इसमें अब हमने कुछ सामान भर रखा है, पूरा लोडेड ट्रक है और अब भी ये v वेलोसिटी से आ रहा है। अब यहां इस पे ब्रेक अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आपको लगता है कि ये इस जगह पे जाके रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका मोमेंटम बढ़ गया। कि मोमेंटम कैसे बढ़ा? आपने तो वेलोसिटी इंक्रीज ही नहीं की, मास बढ़ गया, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अगर v कांस्टेंट कर दिया तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, तो मास जितना इंक्रीज होगा तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये यहां नहीं रुक पाएगा, कुछ आगे जाके रुकेगा, ठीक है। तो यही वजह है कि जब जैसे लोडेड ट्रक वगैरह कभी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उनका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, टायर घिसते हुए भी काफी दूर तक चला जाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा लीनियर मोमेंटम का जनरल कंसेप्ट। इसके बिहाफ पे हम न्यूटन सेकंड लॉ स्टडी करेंगे। अभी मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे नहीं जा रहा हूं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा अभी हम न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में स्टडी कर लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ change of linear momentum is always equal to external force applied, ठीक है। यानी क्या कहा गया है, दैट इज F is directly proportional to dp over dt, dp over dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, फोर्स, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है हमने बात की है, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम इसको इक्वल टू लिखना चाहें तो यहाँ पे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। सो इसीलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं F इज इक्वल टू dp बाय dt, dp बाय dt ये लिखा जा सकता है, ठीक है। ये न्यूटन हमारा सेकंड लॉ है। इसको दूसरे वे में भी लिखा जाता है, वो कैसे लिखा जाता है मैं वो बता देता हूं। अच्छा, यही फॉर्मूला जो है, ये क्या है, dp, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय dt, यानी t कोई टाइम होगा, dt मतलब दो टाइम का डिफरेंस है, t2 माइनस t1 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है, या सम टाइम आपको देखने को मिल सकता है p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय t, ठीक है, या t2 माइनस t1, तो ये भी फॉर्मूला मिल सकता है। ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, बार बार आता है। तो चलो हम अब इससे एक और फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, एक और फॉर्मूला बनाते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू dp बाय dt। अभी आपने क्या पढ़ा है, एज P इज इक्वल टू m इंटू v, सो F इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास कांस्टेंट है किसी ऑब्जेक्ट का, मास क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, dv बाय dt। और ये चीज हम पढ़ के आ चुके हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि dv बाय dt किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होता है,
वो होता है एक्सेलरेशन के इक्वल। dv बाई dt किसके इक्वल था? एक्सेलरेशन के इक्वल। सो F इज इक्वल टू m इंटू ए हम लिख सकते हैं। तो ये आपने फोर्स स्टडी भी किया कि F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। ठीक है, तो ये फोर्स हो गया। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ही है। तो यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन of the object is directly proportional to the external force applied on it। ठीक है, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है। So the product of mass and acceleration of any object is directly proportional to the external force applied on it। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्या है, हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है, चाहे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो न्यूटन सेकंड लॉ, आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। न्यूटन सेकंड लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं। जैसे अब यही फॉर्मूला निकल के आया, तो अभी मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? v माइनस यू डिवाइड बाई टी। सो इन दिस वे f इज ऑल्सो रिटन एज m इंटू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अभी जितने फॉर्मूले आपने फोर्स के स्टडी किए हैं एक दूसरे से ही निकल रहे हैं, अलग नहीं है, एक दूसरे से ही निकल रहे हैं। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m इंटू वी माइनस एम इंटू यू डिवाइड बाई टी। और आप देखोगे कि ये क्या चीज है, ये हमारा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम, और ये मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई टी। तो ये वही चीज है, अलग नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला वही है जो आप स्टडी कर रहे हो, घुमा फिरा करके वही सब चीज आ रही है। तो ये है न्यूटन सेकंड लॉ। तो डियर स्टूडेंट, न्यूटन सेकंड लॉ पे हमारे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे कैसे पूछ सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। सपोज करो आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 100 न्यूटन जो है फोर्स अप्लाई किया। 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से जो उसका वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड से चेंज होकर के क्या हो गया, सपोज करो 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, कितने टाइम में टाइम लगा, सपोज करो 0.5 सेकेंड लगा। ठीक है, 0.5 सेकेंड हमने सपोज कर लिया। इतने टाइम के अंदर इसकी वेलोसिटी ये से ये बन जाती है 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से। तो पूछता है फाइंड दी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट का मास कितना था। सबसे पहले देखिए, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा m इंटू ए या फिर m इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो इसमें सब चीज आपको दिख रही है। F क्या है हमारे पास में 100 न्यूटन, और M क्या है हमारे पास, वो कैलकुलेट करना है। V कितना है, फाइनल वेलोसिटी। कई क्या करते हैं 20 माइनस 20 लिखेंगे, भाई फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, ये वाली अभी। ठीक है, 40 माइनस 20 डिवाइड बाई टी, टाइम कितना है 0.5। तो इसको अभी आप कैसे लिख सकते हो, 100 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 20m डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 10 कर सकते हो, या 1/2 लिख सकते हो इसी को। तो 1/2 का मतलब 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 40m, और m इज इक्वल टू आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 40, या फिर 5 डिवाइड बाई 2, या फिर इसको आप लिख सकते हो कितना 2.5 kg का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है। तो आज जो है आप इतना काम कीजिए, न्यूटन सेकंड लॉ तक आप पढ़िए। अभी मैं इन पे बेस्ड जो है आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आप जो है इतना ही करिए। आज का जो क्वेश्चन है आपका वो ऊपर स्क्रीन पे आपको गिवन है, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और मेरे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट पे आप सेंड कर देना। ठीक है,
देखते हैं कितने बच्चों का सही जाता है। कुछ बच्चे तो इसको करते ही नहीं है, वीडियो को ही पूरा नहीं देख रहे हैं, वीडियो को सिर्फ थोड़ा सा देख करके, जैसे उनको अभी जो है इस साल पढ़ाई ही नहीं करनी है, लॉकडाउन तो लग गया, उनको ये फील होता है कि जैसे हमें पढ़ाई ही नहीं करनी है। तो बेटा पढ़ाई जरूरी है, कंपलसरी है, करनी ही करनी पड़ेगी। तो आज हम इतना ही करेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चों को जो है आप जोड़ने की कोशिश करो। 2 दिन में, 3 दिन में, जितना भी आप टारगेट बनाओ कि 5 लोगों को मैं ये चैनल सब्सक्राइब करवाऊंगा, तो अपना चैनल ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। ठीक है, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। जो मेरे जानकार हैं, जो बच्चे मुझसे ज्यादा क्लोज थे अभी तक, उन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन बाहर के लोग जो है जिन्होंने मेरा नाम सुना वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनकी कम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। जो मेरे से पढ़ रहे हैं बच्चे वो कम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे, उनका कोई कमेंट नहीं आता। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।